हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो टेस्ट होगा वो होगा टेस्ट नंबर आपका 39। इसके पहले हम लोग 38 टेस्ट आपका पूरा कर चुके हैं और अगर पीछे वाला टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी टेस्ट आपको क्रम से मिल जाएगा। और आज का जो टेस्ट है दोस्तों, इसमें हम लोग बीएड, डीएलएड और रीजनिंग, मैथ, समान अध्ययन सभी से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। तो और डेली जो आपका क्लास होता है वो रात में 9 बजे से आपका लाइव क्लास होता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर जिन लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, अभी तक जितने क्लास हुए हैं सभी का पीडीएफ चाहिए और आपको नोट्स चाहिए, तो आपको दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको पीछे वाला वीडियो भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ एक बार 351 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम न हो जाए तब तक आपको पीडीएफ, वीडियो और नोट्स सभी चीज़ मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपको पे करना है जो 351 रुपया दोस्तों, इसी नंबर पे करना है। आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। और पे करने के बाद आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर आप भेज दीजिएगा, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सारा चीज़ आपको वहां पर मिल जाएगा। पीडीएफ, नोट्स, वीडियो सारा चीज़ आपको वहां से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप लोग जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग एक बार क्रम से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं। जी हाँ, गणित संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जो डिसकैलकुलिया है ना, डिसकैलकुलिया जो होता है ये होता है गणित संबंधित समस्या, है ना। गणित संबंधित समस्या से ग्रसित बच्चे को डिसकैलकुलिया उसको कहा जाता है। तो इसका आंसर इसको क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना। और इसके बारे में और भी बताए थे आपको दूसरा चीज़, जैसे कि डिसलेक्सिया के बारे में बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होता है, डिसग्राफिया में बच्चे को लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न चलते हैं आपका 77 नंबर। कह रहा है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है। जी हाँ, तो ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है। तो सक्रियता के द्वारा या दृश्य प्रतिमा के द्वारा या सांकेतिक द्वारा या फिर सूझ के द्वारा। तो 77 क्या हो जाएगा दोस्तों, 77 का हो जाएगा आपको सूझ के द्वारा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर आपका, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर है 78 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या होता है। जी हाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या होता है। तो 4 ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, या छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता या व्यापक मूल्यांकन, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, या फिर छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो व्यापक का तात्पर्य क्या होता है, व्यापक का तात्पर्य होता है आपका यानी कि छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन ही होता है व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 79 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किस काल में, है ना, मतलब किस समय सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है। तो किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। 79 का क्या होगा बताइए। तो किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन को लाभ होता है, तो वो जो काल है दोस्तों वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर, यानी कि किशोरावस्था, यानी कि 12 से लेकर के 18 वर्ष, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 80 नंबर। प्रश्न 80 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। जी हाँ, तो बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए
किसकी जानकारी रखना सबसे आवश्यक है, तो आपको इसमें चारों ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, है ना। देखिए चारों ऑप्शन आप एग्जाम हॉल में जरूर पढ़िएगा, है ना। एक ऑप्शन पढ़ के आप जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि गलती होने की संभावना आपकी ज़्यादा रहेगी। कह रहा है कि शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। बी कह रहा है कि शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने, केवल तो आ गया तो ये आपका गलत हो गया। कह रहा है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। ऑप्शन ए कह रहा था, ऑप्शन ये जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने के लिए आवश्यक है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। सी कह रहा है ऑप्शन दोस्तों कि शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो, किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में आवश्यक पता होना चाहिए। क्या ये जरूरी है? ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, और इसकी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जी हाँ, नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रायड या फिर सीयर्स। कई बार क्वेश्चन बताया गया है आपको। तो 81 का क्या हो जाएगा? 81 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने, है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को, सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 82 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? जी हाँ, तो वो कौन सा उपयोग है जो बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? अब ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि शैक्षिक मार्गदर्शन, बी कह रहा है आपका कि बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। अच्छे कह रहा है, देखिए अधिक ध्यान देना, ये भी आपका गलत है। कह रहा है कि अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना। डी कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर। प्रश्न है कि आप कक्षा 7 के एक अध्यापक हैं। जी हाँ, आप कक्षा 7 के एक अध्यापक हैं और आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं और आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि कितनी है? 130 के ऊपर है। तो रमा और अशोक क्या हैं? जी हाँ, बुद्धि लब्धि कितना कह दिया? 130 के ऊपर। तो आपको कई बार बता दिए कि जिसका भी बुद्धि लब्धि, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 130 से प्लस है तो वो हो जाएगा आपको प्रतिभाशाली छात्र, ठीक है। और सामान्य बुद्धि तो 90 से लेकर के 109 तक को कहा जाता है सामान्य बुद्धि, ठीक है। और प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं 130 से प्लस, 140 से प्लस, इनको कहा जाता है प्रतिभाशाली छात्र। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला भी कई बार बता चुके हैं, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। याद रखिएगा बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा फॉर्मूला वाला, ठीक है। चलिए अगला है आपका 84 नंबर। 84 कह रहा है कि संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्ति की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, ये कथन किसका है? जी हाँ, संभवतः कह रहा है कि व्यक्ति योग्यता की विभिन्न योग्यताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। ये कथन किसका है दोस्तों, बताइए ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो आपका टॉयलर का है ना। टॉयलर का ये आपका कथन है, ठीक है, याद रखिएगा टाइलर। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर। प्रश्न है कि दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है? जी हाँ, जो दृष्टि दोष वाले छात्र होते हैं उसमें कौन सा विकार नहीं पाया जाता है? तो आँख के बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ना, ये तो विकार रहेगा ही रहेगा, है ना। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि आँखों को बार बार मलना, तो ये भी आपका हो सकता है। शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना या सिर दर्द की शिकायत रहना। तो 85 का क्या हो जाएगा? 85 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर, यानी कि शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना ये विकार नहीं पाया जाता है जिनके जो दृष्टि दोष वाले छात्र होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर। कह रहा है कि समान आवश्यकताओं के मध्य
संबंध को न समझने का कारण क्या है? जी हाँ, अवधारणाओं है ना, आवश्यकता नहीं, समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारक है। तो दृश्य बोध की कमी है, या फिर दूरी सजगता की कमी है, या बोध की कमी है, या फिर स्मरण शक्ति की कमी है। तो 86 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि मान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का जो प्रमुख कारण है वो है बोध की कमी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला चलते हैं आपका 87 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में जब एक बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, जी हाँ, बालक अपंगता के वजह से उसको तिरस्कृत कर दिया जाता है, तब अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए? जी हाँ, अगर किसी बच्चे को तिरस्कृत कर दिया जाता है तो अध्यापक को, है ना, अध्यापक को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए, बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि शारीरिक आवश्यकता, या फिर सुरक्षा आवश्यकता, संबंध जोड़ने की आवश्यकता, या फिर सम्मान पाने की आवश्यकता। तो 87 का क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंध जोड़ने की आवश्यकता पर इसको पूर्ति करनी चाहिए, जोड़ देनी चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका 87 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 88 नंबर। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष क्या होता है बताइए? ऑप्शन कह रहा है कि वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या फिर सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, आपको दूरी मापा जाता है ना। तो 88 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? चलिए सभी लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। 88 का हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। कई बार मैं बता चुका हूँ कि एक प्रकाश वर्ष बराबर इसका मान कितना होता है, आप याद रखिएगा, है ना, आपको ये पूछा जाता है। ठीक है, ये दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 89 नंबर। कारक निम्नांकित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? जी हाँ, तो वायुमंडल के ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? नॉट में, या डॉप्सन में, या पॉइज में, या फिर मैक्सवेल में? तो वायुमंडल के जो ओजोन परत है इसकी जो मोटाई मापी जाती है दोस्तों, वो मापी जाती है आपको डॉप्सन इकाई में। ठीक है, किस में मापी जाती है? तो डॉप्सन में मापी जाती है। देखिए ओजोन परत से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन जो परत है ना, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये वायुमंडल में है, और वायुमंडल में किस मंडल में है दोस्तों? तो ये आप याद रखिएगा, समताप मंडल में है। ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में है आपका। ठीक है, और ओजोन परत अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। इसका मेन कारण है कि जो पराबैंगनी किरणों के वजह से, है ना। चलिए ग्लोबलाइजेशन के ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो ओजोन परत है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके क्षय हो रहा है, और इसी वजह है कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 नंबर कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, कह रहा है कि उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल की जो झूला है इसके जो आवर्तकाल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए। तो कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या फिर लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? ये क्वेश्चन देखिए आपको एक बार मैं फिर पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, और उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की जो प्रभावी लंबाई है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फलस्वरूप उसका प्रदोल जो आवर्तकाल है वो आपका कम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है कि पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? जी हाँ, जो पानी की बूंद होती है वो किस प्रकार की होती है? तो गोल होती है। और ये गोल क्यों होती है बताइए? ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पृष्ठ तनाव के वजह से ये जो पानी की जो बूंद होती है वो कैसी होती है? तो गोल होती है। याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के वजह से। अगला है आपका 92 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। जी हाँ,
आप हवाई जहाज़ से अगर यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही क्या होगी, निकलने लगती, इसका कारण क्या है। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका जो कारण है दोस्तों, वायु दाब में कमी के वजह से ऐसा होता है ना, वायु दाब में कमी के वजह से ऐसा होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब क्या हो जाता है, कमते जाता है, और इसके वजह से पेन का स्याही क्या होता है, तो बाहर फेंक देता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका 83 नंबर। कह रहा है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उपयुक्त होती है। जी हाँ, तो जल अपघटन में ऊर्जा जो किस रूप में उत्पन्न होती है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, या फिर अम्ल के रूप में। तो 93 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि ऊष्मा के रूप में, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका जी, बी नंबर, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 94 नंबर। कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है। तो अशुद्धियों के कारण द्रव्य का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है, या वही रहता है, या कोई संबंध नहीं है। तो 94 का क्या हो जाएगा आपका, 94 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि अशुद्धियों की वजह से जो द्रव्य का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है आपका। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ, जैसे ही आप कपूर जलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वाष्प में बन के उड़ जाता है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव्य अवस्था में आए बिना ही सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि आपको कपूर को जलाते हैं तो इस प्रकार का आपको होता है। और कपूर के अलावे नेफ्थलीन, है ना, कपूर के अलावे अगर आपको नेफ्थलीन भी दे तो वो भी आपको इसी प्रकार की क्रिया करती है, और अमोनियम क्लोराइड भी इसी प्रकार की क्रिया करती है आपका। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वो बॉक्साइट के मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जी हाँ, तो बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में किस उद्योग में लगाया जाता है, तो वो है आपको एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो वो है बॉक्साइट। आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा 96 का। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, Al2O3 इंटू NH2O। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं पूछा गया है। हीरा है तो है, ग्रेफाइट है, ऑक्सो कार्बन्स, या फिर फुलरिन्स। तो 97 का क्या हो जाएगा, तो 97 का हो जाएगा दोस्तों ऑक्सो कार्बन्स, यानी कि ऑक्सो कार्बन्स जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है ना, याद रखिएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सो कार्बन जो है एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 98 नंबर। कह रहा है कि जल के लिए पीएच मान कितना होगा। तो जल का पीएच वैल्यू कितना होता है बताइए। आपका ऑप्शन देख रहे हैं, पीएच वैल्यू के बारे में कई बार आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। 98 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि लगभग 7। यानी कि जो शुद्ध जल होता है ना, शुद्ध जल जो होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 ही हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है। जी हाँ, तो नाइट्रोजन आपको कई बार बताया गया है कि जो हमारे वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन की मात्रा है, और ये सबसे अधिक मात्रा में आपको वायुमंडल में गैस जो पाई जाती है वो है आपका नाइट्रोजन गैस। तो 99 का आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर, यानी कि 78 से लेकर के 79% तक होता है आपको नाइट्रोजन। ठीक है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो 0.03%, ये याद रखिएगा। और आपका ऑक्सीजन कितना है, तो 21% आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, आर्गन कितना है, तो 0.93% आर्गन है आपका। ठीक है, तो ये कुछ जो बार बार पूछा जाता है उसको मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। जी हाँ, कीटभक्षी पौधे, तो कीटभक्षी पौधे जो जिसमें उगती है दोस्तों उसमें किस चीज़ की कमी रहती है बताइए। मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, या फिर जल की। देखिए, कीटभक्षी जो पौधे होते हैं ना प्रायः ऐसी भूमि में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है। कीटभक्षी पौधे वहीं पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है,
तो इसीलिए वहाँ उसमें एक मिट्टी में कौन सी चीज़ों की कमी हो जाएगी? नाइट्रोजन की, क्योंकि कीटभक्षी पौधे को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये पौधे जो है अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है वो पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करते पूरा कर लेती है और वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरा करती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर। देखिए कुछ कीटभक्षी पौधे हैं जो आप एग्जाम्पल में आप नोट कर सकते हैं। हाँ, नेपेंथिस, ठीक है, नेपेंथिस जो है ये कीटभक्षी पौधा है। और इसके अलावे है डायोनिया, है ना, डायोनिया, ये भी आपको कीटभक्षी पौधा है, डायोनिया। और ड्रोसेरा, ठीक है, ये सब कीटभक्षी पौधा है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और एक है आपका यूट्रिकुलेरिया, है ना, यूट्रिकुलेरिया एक और पौधा है आपका कीटभक्षी पौधा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 101 नंबर का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? 101 में क्या हो जाएगा? देखिए पीसीकल्चर किससे संबंधित है? पीसीकल्चर जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेरी हो जाएगा आपका रेशम यानी कि सिल्क, सही है। और एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी हो जाएगा। और हॉर्टिकल्चर यानी कि फूल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पीसीकल्चर है ये किससे है? तो ये मत्स्य से है, यानी कि मछली से संबंधित है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 102 नंबर। कह रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? बताइए। गर्म रुधिर वाले यानी कि गर्म खून वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या फिर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो 102 का हो जाएगा आपका सी नंबर, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो हमेशा अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, जो आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अगला चलते हैं दोस्तों 103 नंबर प्रश्न। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? बताइए, इनमें से कौन सा एक मछली है? ऑप्शन है कि समुद्री कुकम्बर यानी कि खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या फिर समुद्री बाघ है। तो इनमें से कौन सा एक मछली है? 103 का क्या होगा बताइए। तो 103 का हो जाएगा समुद्री घोड़ा जो है ना, ये एक प्रकार की मछली है ना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 104 नंबर का। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? जी हाँ, कौन सा ये पुष्प कलिका है और ये क्या है? मसाला है। जीरा, लौंग, काली मिर्च या फिर हल्दी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लौंग जो है दोस्तों पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी 104 का। ठीक है, और लौंग भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो केरल में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान अनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? जी हाँ, वर्तमान में अनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन हैं? तो 105 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये अनुवंशिक विज्ञान के जनक है। देखिए, अनुवंशिकता की जो खोज किया गया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा ही किया गया था, इसीलिए इनको अनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 106 नंबर। कह रहा है कि जीन है। जी हाँ, जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है, या फिर डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, या फिर डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है, या फिर उपयुक्त सभी। तो 106 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि डीएनए का एक भाग है जीन। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 107 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है? जी हाँ, तो पीत का संचय किसमें होता है? प्लीहा में, अग्नाशय में, या फिर अपेंडिक्स में, या फिर पित्ताशय में। क्या हो जाएगा? तो पीत का जो संचय होता है वो पित्ताशय में होता है आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा पित्ताशय में। आंसर नंबर डी नंबर आपका। ठीक है, पित्ताशय जो होता है दोस्तों, इसकी जो 8 सेंटीमीटर लगभग ये लंबी होती है और 4 सेंटीमीटर ये चौड़ी अंडाकार आकृति की ये होती है आपकी। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 108 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो लगभग दोस्तों 65 से 70 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है आपको दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन क्या तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका 108 का। ठीक है, 65 से 70 ग्राम।
है ना। अगर परसेंटेज में अगर इसको देखा जाए तो परसेंटेज में हो जाएगा कुल आहार का 10 से लेकर के 15%, ठीक है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो जितने वो आहार ले रही है उसका 10 से लेकर के 15% तक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है आपका 109 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। जी हाँ, तो भारतीय संविधान के अनुसार वो कौन सा जो अधिकार है जो गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। गैर नागरिक का कहने का मतलब है कि जो विदेशी लोग हैं उनको भी ये प्राप्त है, ठीक है। तो 109 का क्या हो जाएगा आपका, 109 का हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी कि संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है ये अनुच्छेद कितने में है, तो वो आपका 32 में है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कह सकते हैं या फिर निराकरण का अधिकार कह सकते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। ये कह रहा है कि ये भारतीय संविधान के प्रदत्त सभी नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि जो गैर नागरिक है उनको भी प्राप्त है आपका। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है। जी हाँ, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था। देखिए, मूल कर्तव्य जो था ना हमारा मूल संविधान में नहीं था। जब संविधान बना था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1976 में, उसमें आपको इसको जोड़ा गया था। और जब ये जोड़ा गया था तो उसमें आपका मात्र 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था आपका, ठीक है। और ये भाग 4 में आता है, आपको भाग 4 में है आपका मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है ना, भाग 4 के क में। और ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद आप लिख लीजिएगा 51 के क में है, ठीक है। 51 के क में है। और भाग कितने में है, तो 4 के क में है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था, है ना। अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ और उसमें आपको 11वें मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया था। तो अभी वर्तमान में टोटल जो मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि मूल जो कर्तव्य हैं वो आपको 11 हैं। मौलिक कहिए या फिर मूल कहिए, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर, यानी कि 42वें संविधान संशोधन। स्वर्ण सिंह समिति पर इसको जोड़ा गया था और ये रूस से लिया गया था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपको, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो आपको प्रधानमंत्री होता है आपका, ठीक है। कौन होता है, तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद कितने में किया गया है, तो अनुच्छेद 75 में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति का उल्लेख कितने में किया गया है, तो 52 में किया गया है राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताए हैं, बताइए सभी लोग कमेंट करके वो उपराष्ट्रपति का उल्लेख कितने में किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका 112 नंबर, कह रहा है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। जी हाँ, वो प्रथम अभिनेत्री कौन थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो उनका नाम था नरगिस दत्त। क्या नाम था, नरगिस दत्त। और इन्होंने 3 अप्रैल 1980 से लेकर के 3 मई 1981 तक रहे थे, ठीक है। 3 अप्रैल 1980 से लेकर के 3 मई 1981 तक ये राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी। तो याद रखिएगा आपका आंसर नंबर नरगिस दत्त, ये प्रथम अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है आपका 113 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। जी हाँ, तो भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी उनका क्या नाम था दोस्तों, तो उनका नाम था आपका सरोजनी नायडू, ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी, वो आप याद रखिएगा। और ये है राज्यपाल सरोजनी नायडू, कहाँ की बनी थी, तो यूपी की बनी थी आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, राज्य के जो मंत्री लोग हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी जो नियुक्ति किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। 14 का हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा। देखिए, नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं लेकिन परामर्श किनका होता है, तो मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मतलब कि मुख्यमंत्री ही परामर्श करते हैं कि किनको क्या बनाना है ना, किनको शिक्षा व्यवस्था देना है या वित्त मंत्री देना है, किनको क्या करना है, तो ये मुख्यमंत्री ही परामर्श देते हैं और राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। जी हाँ, अभी जो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो कितने स्तरीय है, तो त्रिस्तरीय है। और इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव की स्तर होगी। तो यहाँ पर सही पूछ रहा था, है ना। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि मध्यम स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। और सी है कि सबसे उच्च स्तर
या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा या फिर उपयुक्त सभी। तो 115 जो ऑप्शन है आपको इसमें सभी बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है ना। तो बिहार में कैसी पंचायती राज व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ग्राम सभा की बैठक की जो अध्यक्षता किया जाता है वो कौन करता है, तो संबंध पंचायत का सरपंच या संबंध पंचायत का मुखिया या प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 116 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी संबंध पंचायत का जो मुखिया होता है वो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका 117 नंबर, कह रहा है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं। जी हाँ, तो जिला परिषद जो अध्यक्ष हैं ये अपना त्यागपत्र किनको देंगे, तो जिला दंडाधिकारी को देंगे या फिर पंचायती राज मंत्री को या फिर जिला परिषद के उपाध्यक्ष को या फिर राज्यपाल को। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, यानी कि जिला दंडाधिकारी को ये अपना त्यागपत्र देंगे आपका। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 118 नंबर। 118 कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, बताइए। क्योंकि देखिए यहाँ पर बिहार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और ये बिहार से संबंधित हमको क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो जो बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन हुआ था वो हुआ था 26 जून 1968 को, और उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, बताइए। तो उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे वो थे आपको नित्यानंद कानूनगो, है ना। कौन थे, नित्यानंद कानूनगो थे आपका। 1 मिनट 18 का ना, बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 26 जून 1968 को। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन को आप सुधार लीजिएगा, है ना। उस समय जो आपको मुख्यमंत्री थे वो थे भोला पासवान शास्त्री, है ना, भोला पासवान शास्त्री थे। आप यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री थे आपके भोला पासवान शास्त्री थे जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऑप्शन को थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न आपका 119 नंबर, कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। जी हाँ, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाई थी, बताइए। श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में या फिर कोयम्बटूर में। तो 119 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि श्रीरंगपट्टनम में बनाया था अपनी टीपू सुल्तान अपनी राजधानी। ठीक है, चलिए। और वहीं ही मतलब एक जैकोबिन क्लब की भी स्थापना किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था, तो टीपू सुल्तान के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट चलते हैं आपका 120 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए। चलिए, कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बी नंबर है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब कह रहा है कि दोनों जो कथन दिया गया है इनमें से कौन सा सही है, केवल एक सही है या दो सही है या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो 120 का क्या हो जाएगा, देखिए बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड क्लाइव नहीं, वारेन हेस्टिंगस था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये आपका ये नंबर गलत हो गया। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दो सही है तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर केवल 2 नंबर सही है, आंसर नंबर बी। ठीक है, 121 नंबर का रहा है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की करवाई। तो बताइए, देखिए जनसंख्या की जनगणना करवाई, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा छुटा हुआ है, भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना, है ना, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जनगणना करवाई। तो पहली बार जो भारत में जनगणना हुई थी दोस्तों वो किसके शासनकाल में हुई थी, बताइए। 121 का ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, है ना। तो देखिए पहली बार जो हुआ था ना, ये पहली बार आपको पूछा गया, ठीक है। तो पहली बार जो हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और ये हुआ था 1872 ईस्वी में। ठीक है, 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत में पहली बार नियमित जनगणना, है ना, नियमित जनगणना शुरुआत किया था, तो नियमित जनगणना की शुरुआत किया था लॉर्ड रिपन ने 1881 में। और तभी से 10 साल पर लगातार जनगणना हर साल किया जा रहा है, हर बार 10 साल पर लगातार जनगणना हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट चलते हैं आपका 122 नंबर, कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन
का सरकारी इतिहासकार कौन था? जी हाँ, तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, बी.डी. सावरकर या फिर एस.एन. सेन। 122 का हो जाएगा आपका एस.एन. सेन, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, है ना। सुरेंद्र नाथ सेन इनका पूरा नाम था, एस.एन. सेन। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर कि सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? न्यायपालिका, राजस्व प्रशासन, शिक्षा से या फिर पुलिस प्रशासन से? तो सैंडलर आयोग जो संबंधित है वो हो जाएगा आपका किससे? तो शिक्षा से संबंधित है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 124 नंबर प्रश्न, और 124 नंबर यहाँ पर आपको यहाँ पर कथन वाला सवाल है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अब बताइए कि तीनों सही है या फिर गलत है या फिर क्या है? तो 124 का क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर जो थे ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ये आप नोट कर लीजिएगा। कब किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ब्रह्म समाज ये किसने इसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय। कब किया गया था? तो 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 1828 को किया गया था आपको ब्रह्म समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था आपको किसके द्वारा? बताइए सभी लोग। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, और ये किया गया था आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा दयानंद सरस्वती, दयानंद, है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपको स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपका तीनों बिल्कुल ही सही है। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये कब हुई थी? तो 1897 में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो ये तीनों चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला है आपका कि किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? जी हाँ, तो 1857 की क्रांति आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति में जो बिहार से इसमें जो लड़े थे वो थे आपको वीर कुंवर सिंह, और उन्होंने आरा के, है ना, आंसर हो जाएगा आपका 125 का सी नंबर, यानी कि आरा का उन्होंने शासक घोषित कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर आपका 125 का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आरा यानी कि जगदीशपुर का, है ना, आरा के बगल में जगदीशपुर है, वहीं के शासक इन्होंने घोषित कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं आपका 126 नंबर कह रहा है कि बिहार के शेख भिखारी का संबंध किससे है? जी हाँ, तो ये जितने प्रश्न हैं आपको बिहार से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए भिखारी से बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित है? तो 126 का हो जाएगा आपका शेख भिखारी जो था दोस्तों, ये अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी इसको, और ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेख भिखारी को फांसी दिया गया था, और इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि 1857 के विद्रोह से आपका ये भी संबंधित है, ठीक है, और इसको बाद में अंग्रेज के द्वारा फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आपका 127 नंबर, और दोस्तों इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको हमारे नंबर पर 7857824310 इस नंबर पर आपको 351 रुपये का पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको एक ही बार पेमेंट करना है, बार बार नहीं करना है ना। और आपको जब तक एग्ज़ाम ना हो आपकी क्लास चलती रहेगी, और आपको पीडीएफ नोट्स वीडियो आपको मिलते रहेगा। 351 इसमें पेमेंट करके गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से आप हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और वहीं पर आपको वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा जहां से आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसके अलावा आपको वहां पर पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मात्र 351 आपको एक बार पेड करना है, इसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए आपको पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम 127 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो प्रथम बालिका विद्यालय की जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो अब देखिए ऑप्शन है कि श्रीमती संध्या सिन्हा, श्रीमती अघोर कामिनी देवी, या फिर परमेश्वरी देवी, या श्रीमती कौशल किशोर कामिनी देवी। 127 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि श्रीमती अघोर कामिनी देवी के द्वारा
सबसे पहले भारत में बिहार में बालिका विद्यालय की स्थापना किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 128 नंबर। प्रश्न है कि सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बताइए, सामा चकेवा लोक पर्व जो है बिहार में कहाँ मनाया जाता है? भोजपुर में, मगध में, मिथिला में या फिर कहीं नहीं? तो 128 का क्या होगा? 128 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि ये मनाया जाता है आपको मिथिला में सामा चकेवा पर्व। ठीक है, चलिए अब हम जो प्रश्न देखने वाले हैं वो है आपका मैथ का प्रश्न। देखिए मैथ का प्रश्न है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, और आपको मैथ का प्रश्न भी 5-6 प्रश्न आपको मैथ का पूछेगा और 5-6 प्रश्न आपको रीजनिंग का आपको पूछने वाला है। तो यहाँ पर चलिए 5-6 प्रश्न हम मैथ का देख लेते हैं और 5-6 प्रश्न महत्वपूर्ण आपको रीजनिंग का देख लेते हैं। डेली हम लोग देख रहे हैं, है ना, ताकि आपका सभी चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होते चला जाए। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए आप, है ना। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है और इतना का मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसको करना कुछ नहीं है, आपको जो ये दिया हुआ है ना, एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या कीजिए कि एक्स प्लस वाई बराबर आप क्या लिखिए, एक्स प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं ना 1 बटा एक्स वाई, इतना तो लिख सकते हैं। एक्स वाई इधर चला जाएगा तो 1 बटा एक्स वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करने पर, आप यहाँ पर लिख दीजिए कि घन करने पर। अब दोनों तरफ घन कर देंगे तो इधर हो जाएगा यानी एक्स प्लस वाई का होल क्यू, और इधर हो जाएगा 1 बटा एक्स क्यू और वाई क्यू। दोनों तरफ क्या कर दिए, घन कर दिए आपका, दोनों तरफ हम घन कर दिए। अब इसको हम ए प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ देंगे, है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यू, इसको ए प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी के होल क्यू ये फॉर्मूला होता है। और इसका इधर क्या निकल जाएगा 1 बटा एक्स क्यू और इधर हो जाएगा वाई क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3xy, ठीक है, 3xy बराबर क्या कीजिए, इसको जो है आप इधर लेके चला जाइए, है ना। ये वाला जो है इसको आप ये साइड लेकर के चल जाइए। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे हम लिखते हैं, यानी कि अब 3xy, ठीक है, आप भी नीचे कॉपी पर बनाते चलिए, है ना। 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया आपका 1 बटा एक्स क्यू वाई क्यू माइनस, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसको आप तोड़ दीजिए, ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। देखिए 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1, है ना। 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 3 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, 1 बटा एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। और यही तो आपको निकालना था, है ना, यही तो आपको निकालना था। तो इतना बराबर क्या आ गया आपको, 3 हो गया। 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यही तो आपको निकालना था ना, क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, कितना बराबर क्या होगा, तो इतना बराबर क्या होगा, 3 होगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर 3, है ना। यही ना आपको निकालना था, देखिए आपको यहाँ पर ही, तो यही आपको निकालना है। इतना बराबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आपका प्रश्न नंबर 130। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरा हुआ है ना। मतलब कि 2 बर्तन है और दोनों बर्तन में मिल्क और वाटर का आपको अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, है ना। एक में आपको 3:4 है, दूसरा में 5:3 है। कह रहा है कि यदि उनके मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाला जाए तो तीसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात कितना होगा, है ना। अब ये दोनों जो मिल्क है, ये दोनों को मिला करके क्या कर दिया गया, तीसरा बर्तन में डाला गया। तो तीसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे इसको कि पहला जो गिलास है, यानी कि पहला जो गिलास मान लीजिए, है ना, पहला गिलास है या फिर कोई बर्तन ले लीजिए, है ना। तो लिख लीजिए यहाँ पर पहले बर्तन में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो पहले बर्तन में पानी की मात्रा जो हो जाएगी वो 3/7 हो जाएगी, है ना। 3 और टोटल जोड़ करके 7, पहला हो गया इतना। दूसरे, है ना, पहले में ही हम क्या निकाल लेते हैं, तो पहला बर्तन में हम पानी निकाल लिए, कितना आ गया, 3/7 हो गया।
और पहला बर्तन में ही अगर दूध आप निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4/7, यानी कि दूध की मात्रा कितनी है तो 4/7 हो जाएगा, 4 + 4 बटा टोटल का योग, है ना। उसी प्रकार आप दूसरे गिलास में निकाल सकते हैं, तो दूसरे गिलास में पानी कितना हो जाएगा आपका 5/8 है, यानी कि अनुपात 5 और टोटल का योग के 8 हो जाएगा। और दूसरे गिलास में दूध कितना हो जाएगा, तो दूसरे गिलास में जो दूध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तीसरे गिलास में निकालेंगे, तो पहला गिलास में आपको दूध पानी आपको पानी पानी और दूध निकल गया पहला गिलास में, दूसरा गिलास में। अब करेंगे कि तीसरे गिलास में अगर दूध और पानी को मिलाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा आपको। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो अभी आपको बताए थे उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/7 + 5/8, ये हो गया पानी वाला, बीच में अनुपात और 4/7 + 3/8 है ना। दूध और पानी को यहाँ पर अलग कर दिए। अब इसको आप एलसीएम लेकर के निकाल दीजिए, एलसीएम लेकर के निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 59/53। ठीक है, आप इसको निकाल करके आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 8 से 56 एलसीएम लेंगे ना तो 56 आ जाएगा, 7 × 8 = 56 और 8 7 8 8 × 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 + 8 7 7 5 35 है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसी अनुसार से आप यहाँ भी एलसीएम निकाल करके निकालिएगा आगे जा करके, तो 59/53 आएगा आपका, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 59/53, यानी कि डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका 131 नंबर। 131 कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। 1/4 भाग को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो टोटल भाग कितना दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, है ना। आप क्वेश्चन पढ़िए और बनाते जाइए। 1/4 भाग को 10 दिन में करता है तो टोटल कितना दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। कह रहा है कि बी जो है कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में करता है, तो बी टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ए और दोनों मिल करके कार्य को करने के लिए जो फॉर्मूला है 2xy/x + y, है ना। 2xy सॉरी एक 2 एक नहीं, एक मिनट, एक आ गया था आपका कितना 40 दिन में करेगा और बी कितना दिन में 60 दिन में करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है xy, है ना, 2 नहीं xy/x + y, तो x आ गया आपका 40 और y आ गया आपका 60, यानी कि 40 × 60 बटा 40 + 60 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 0 से 0 0 से 0, यानी कि 6 चौक कितना हो गया 24, यानी कि 24 दिन में करेगा। या फिर आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ए का जो है एक दिन का कार्य कितना होगा तो 1/40, है ना। बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/60। अब यहाँ से एलसीएम निकल के भी आप निकालिएगा तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, यानी कि 24 दिन आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 132 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है। ए जो कह रहा है कि एक जो है किसी कार्य को एक दिन में कितना करेगा, आधा कर सकता है। जबकि बी कह रहा है कि उसी बी एक दिन में उसे पूरे कार्य को कर सकता है। अच्छा, बी जो है वो पूरा एक दिन में काम कर सकता है ना। और सी कह रहा है कि सी के एक दिन के कार्य बी के एक दिन में आधा कर सकता है, यानी कि सी कितना होगा, तो सी होगा आपको मान लिया जाए कि ए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, है ना। क्या मानना है, तो मान लेते हैं कि जो पूरा काम है ना, पूरा जो कार्य है वो कितना है, तो पूरा कार्य को आप x मान लीजिए, है ना। तो एक कितना दिन में करेगा, पूरा कार्य को अगर एक मान लिए तो ये कह रहा है कि एक किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है। आधा यानी कि पूरा काम x है तो आधा करेगा, यानी कि x/2 काम करेगा, है कि नहीं। अब उसी प्रकार से बी का कितना निकल जाएगा, कह रहा है कि बी एक दिन में पूरे कार्य को कर सकता है, यानी कि बी कितना करेगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर x हो जाएगा। और सी बराबर क्या निकल जाएगा, कह रहा है कि सी के एक दिन के कार्य बी एक दिन में आधा कर सकता है, यानी कि अगर सी अगर 2x करेगा तो बी x आधा करेगा ना, यानी कि x करेगा। तो निकल गया, ए का आपको निकल गया, बी का निकल गया और सी का निकल गया। अब क्या करना है हमको, यही तो अनुपात आपको निकालना है। अब अनुपातें तो निकालना है, यानी कि अब इसको नोट कर लीजिएगा आप, ए बराबर बी बराबर और सी बराबर। उसके बाद क्या करना है हमको, तो यहाँ पर अनुपात हमको अब निकाल देना है, यानी कि ए बी और सी। तो ए बी सी के कार्य की क्षमता का जो अनुपात होगा x/2 अनुपात x अनुपात 2x। ठीक है, ए बी और सी। तो यहाँ से हम निकल जाएगा आपका x अनुपात 2x अनुपात 4x, यानी कि 1/2 तो आंसर क्या हो गया 1 2 4, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 133 नंबर। प्रश्न कह रहा था कि एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, ये ए है, यहाँ पर आपका बी है। 16 किलोमीटर इसका चाल हुआ गया। कह रहा है कि कम गति से वापस आता है। अब वापस जो आ रहा है उसकी चाल आपको नहीं दिया हुआ है ना, खाली सिर्फ लिख दिया आपको
कम गति से आ रहा है। तो मान लीजिए इसको कि x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये वापस आ रहा था, ठीक है। अब कह रहा है कि औसत चाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वापस आते समय गति उसकी कितनी होगी। जी हाँ, तो यहाँ पर औसत चाल आपको दे दिया हुआ है। तब हम करेंगे क्या, तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है आपको 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। 2xy यानी कि 2x कितना था, तो x गया था आपको 16 हो गया, और y कितना था, तो y को x मान लीजिए, है ना। आया तो उसको y मान लीजिए, है ना, उसको भी हम x ही मान लीजिएगा तो निकल जाएगा आपका, ठीक है, जल्दी से। और नीचे हो जाएगा आपका x यानी कि 16 प्लस x हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 16 दूनी, अब यहाँ से आप इसको तोड़ ताड़ करके निकाल सकते हैं, है ना। तो औसत चाल आपको यहाँ पर दिया हुआ था, औसत चाल यहाँ पर 6.4 आप लिख सकते हैं। 6.4 बराबर नहीं होगा, है ना, 6.4 बराबर हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई, यानी कि 6.4 गुने, अब तिरछे तिरछे इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। तिरछे तिरछे आप इधर और इधर से गुना करिएगा तो आपको x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका निकल के आ जाएगा। देखिए ये जो सवाल है ना, मैं बोर्ड पे बताने का प्रयास करूँगा, है ना, क्योंकि ये मोबाइल पर उतना अच्छा तरीके से नहीं होता है ना, पूरा चीज़ यहाँ पर क्योंकि छोटा चीज़ है ना, तो ये लैपटॉप पर उतना अच्छा तरीके से नहीं हो पाता है आपका, ठीक है। तो इसको मैं बोर्ड पे बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस कुछ नहीं करना था, औसत चाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है और यानी कि 6.4 आपको दिया हुआ है, तो औसत चाल बराबर क्या करना है 2xy बटा x प्लस वाई। तो 2 है दिया हुआ ही है, x हो गया 16 और y हो गया आपका x, ठीक है। तो 2 गुने 16 गुने x कर देना है और नीचे हो जाएगा 16 प्लस x हो जाएगा, और तोड़ ताड़ के आप निकाल दीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक रीजनिंग दिया हुआ है, चलिए इस रीजनिंग को देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनिंग दिया हुआ है ना। इस रीजनिंग को आप इसको बनाइएगा, रिलेशन से संबंधित है। देखिए रिलेशन वाला रीजनिंग आपको पूछ सकता है, ठीक है। रिलेशन से संबंधित अगर रीजनिंग रहे तो खुद अपने ऊपर रिलेशन के आप बैठा दीजिए, है ना। जैसे कि आपके कोई रिलेशन है तो उसमें बैठा दीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था कि टी जो है डी की बहन है और डी का विवाह पी से हुआ है और पी एम का पुत्र है। तो इसको जैसे जैसे आपको कह रहा है ना, वैसे वैसे आपको इसको लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे ये कहते जा रहा है वैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या कह रहा है तो इसको आप करते चलिए। कह रहा है कि टी डी की बहन है ना, तो आप इसको अपने कॉपी पर भी आप जरूर लिखते चलिएगा। यहाँ पर देखिए टी हम देते हैं और डी की क्या है ये, तो डी की ये बहन है। जो जो कह रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा और करते चलना पड़ेगा। तो टी जो है वो डी की बहन है, यानी कि ये माइनस है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि डी का विवाह पी से हुआ है। डी का विवाह किससे हुआ है, तो पी से हुआ है। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा दे दिया है, ठीक है। बड़ा देने की वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको बनाने में। हाँ, अब इसको समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है कि टी डी की बहन है, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको करते चलना है। टी जो है वो डी की बहन है, चलिए डी की ये बहन है, यानी कि ये माइनस हो गई, ये बहन हो गई आपका, ठीक है। डी की ये बहन है। आगे कह रहा था कि डी का विवाह पी से हुआ है। डी का विवाह किससे हुआ है, तो पी से हुआ है। तो अब डी का विवाह हो गया आपका पी से, ठीक है। और आगे कह रहा था कि पी जो है एम का पुत्र है। पी जो है वो किसका पुत्र है, तो एम का ये पुत्र है, याद रखिएगा। तो यानी कि पी क्या है आपका प्लस है ना, पुत्र है। तो अब आगे क्या कह रहा था कि टी जे की माता है। टी जो है वो जे की माता है, चलिए। तो टी जो है वो जे की ये माता है। ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या हम करते जा रहे हैं। तो टी क्या हो गया आपका माइनस हो गया, तो जे की माता है तो टी आपका माइनस है, ठीक है। और जे की ये माता है। आगे कह रहा था आपका कि वाई यू का पिता है। अब एक और आ गया है वाई, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर वाई है जो क्या है, तो यू का ये पिता है। चलिए यू यहाँ पर दे देते हैं, यू का ये पिता है। वाई जो है वो यू का पिता है, ठीक है। जो जो कहे उसको आप लिखते चलिएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा था कि वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री। ध्यान रखना है, वाई का जो है केवल एक पुत्र है और केवल एक पुत्री है। यू टी की पुत्री है। यू जो है वो किसकी पुत्री है, तो टी की पुत्री है ना। यू जो है वो टी की पुत्री है। देखिए यहाँ से रिलेशन इसका जुड़ गया आपका, तो यू क्या हो गया आपका माइनस हो गया। अब आगे कह रहा था कि क्यू डी का पुत्र है। जी हाँ, क्यू कहाँ गया, अब क्यू तो आपको देना पड़ेगा, है ना।
क्यू जो है वो डी का पुत्र है, क्यू यहाँ पर आप मान लीजिए, और ये डी का पुत्र है, ठीक है। तो क्यू भी हो गया आपका प्लस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पी टी से क्या संबंध है। जी हाँ, अब क्वेश्चन को देखिए और रिलेशन को बैठाने का प्रयास कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो पी का टी से क्या संबंध है बताइए। तो देखिए पी जो है वो टी की बहन का पति है ना। पी जो है वो टी के बहन का पति है, इसीलिए टी का क्या होगा, जीजा होगा। यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा 134 का आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप इसको बनाइएगा ना तो आपको काफ़ी आसानी से ये बन जाएगा जब ये बैठा करके बनाइएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको आगे ले चलता हूँ। दूसरा प्रश्न कर रहा था कि जे का डी से क्या संबंध है। अब देखिए जे कहाँ गया, जे यहाँ है और डी यहाँ है, तो जे का डी से क्या संबंध होगा बताइए। जे का डी से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जे जो है वो डी की बहन का पुत्र है, अर्थात डी का क्या होगा, भांजा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका भांजा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब क्यू का एम से क्या संबंध है। अब देखिए ये है क्यू और एम कहाँ गया, एम है आपका यहाँ, तो क्यू का एम से क्या संबंध होगा तो बताइए। देखिए क्यू जो है वो एम के पुत्र का पुत्र है, क्यू जो है वो क्या है, क्यू जो है वो एम के पुत्र का पुत्र है, तो इसीलिए अर्थात क्या होगा, पुत्र का पुत्र अर्थात एम का क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा आपका, यानी कि पोता यानी कि पौत्र, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसको बैठा करके आप बनाइएगा और इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बनाया जाता है ना। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको लिखते चलना है और उसको बनाते चलना है। अब चलते हैं, अगला जो रीजनिंग दिया हुआ है वो कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा, कीड़े से संबंधित होगा, है ना। वनस्पति विज्ञान जब पौधे से है तो कीट विज्ञान कीट से होगा, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, देखिए ग्रेट ब्रिटेन के संसद का जो नाम है वो है पार्लियामेंट, है ना। जैसे कि भारत के संसद को संसद कहते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, और कांग्रेस जो है ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद को कहा जाता है कांग्रेस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है उसको नाम है आपका कांग्रेस, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 138 का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका, चलिए इसको बनाइए 139 नंबर। 139 क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है, ए के बाद क्या हो रहा है, डी में +3 हो रहा है, ठीक है, और जेड में डब्लू क्या हो रहा है तो -3 हो रहा है, देख रहे हैं ना। और बी में ई क्या हो गया तो +3 हो गया, और फिर वाई में भी में क्या हो गया -3 हो गया, यानी कि +3 -3 +3 -3 हो रहा है। तब एच में क्या करेंगे हम +3 कर देंगे, तो एच आई जे के यानी कि के होगा, ठीक है। फिर एस में क्या करेंगे हम 3 माइनस कर देंगे, एस में हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, तो एस में अगर आप 3 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, फिर आ जाएगा एल आ जाएगा, फिर आ जाएगा ओ आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो इसमें क्या करना है, शुरू में 3 जोड़ना है, फिर 3 घटाना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 3 घटाना है, तो उस प्रकार से निकल जाएगा। देखिए आपको एग्जाम हॉल में करना क्या है ना, सबसे पहले आपको ABCD लिख लेना है, अगर नहीं आ रहा है तो ABCDEF कहाँ तक, जेड तक आपको लिख लेना है, और नीचे इसका मान भी आप दे दीजिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि अगर इतना कर लेते हैं ना तो आपको 2 नंबर आपको फिक्स है कि आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए, अगर नहीं याद है तो, अगर आपको इसका मान याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर इसका मान याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप लिख लीजिए और इसका नीचे मान भी लिख लीजिए, ठीक है। ये भी चीज़ लिख लीजिएगा। एक चीज़ और क्या कीजिएगा कि ABCD जो लिखिएगा वो आपको एक बार उल्टा भी लिख लीजिएगा, एक बार सीधा लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी उल्टा और सीधा आपको मिलाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग में ये सब आपको कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगा, समय की बचत होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि नहीं बनाया जा सकता है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं बनाया जा सकता है, यानी कि ये जो आपको शब्द दिया हुआ है, वर्ड जो दिया हुआ है, इसमें कौन सा आपको वर्ड बन सकता है, तो अब देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखिए हम मानते हैं सी, यानी कि MARCY बन रहा है, MARCY बिल्कुल बन गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको खोजना है और जो आंसर आएगा उसको टिक करके निकल जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 141 नंबर। चलिए अब हम लोग रीजनिंग और यहाँ पर मैथ देख लिए हैं, अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। अब बताइए केरल में किस फसल से संबंधित है दोस्तों, तो महाराष्ट्र कपास बिल्कुल सही है, केरल टैपियोका, और सी नंबर है आपका पश्चिम बंगाल पटसन, और गुजरात मूंगफली। इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर
जो ये आपका बिल्कुल सही है ये आपको बताना था। चलिए इसका आंसर क्या होगा 141 का, बताइए। देखिए यहाँ पर जो है ना आपका 1 2 3 बिल्कुल सही है, नहीं ऑप्शन देखिए यहाँ पर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, और गुजरात मूंगफली भी आपका सही है, यानी कि चारों सही है यहाँ पर, है ना। केरल भी सही है, महाराष्ट्र भी सही है, पश्चिम बंगाल भी सही है, गुजरात भी सही है। लेकिन ऑप्शन में आपको 1 2 3 4 नहीं है, 1 3 4 दिया हुआ है, तो 1 3 4 आप मार के निकल सकते हैं। देखिए महाराष्ट्र में जो कपास है ना, आपको कभी कभी आगे पीछे होते रहता है, कभी कपास में महाराष्ट्र आगे निकल जाता है, कभी गुजरात आगे निकल जाता है, और इसी वजह से आपका आंसर जो होगा 1 3 4 होगा, क्योंकि अभी जो कपास के उत्पादन में आगे निकल गया है वो हो गया है गुजरात, है ना। लेकिन कभी कभी महाराष्ट्र आगे निकल जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 3 और 4। नेक्स्ट चलते हैं आपका 142 नंबर। 142 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों के प्रतिरोपण करके की जाती है। जी हाँ, नहीं कि पौधा को रोप करके किया जाता है। मक्का रोप करके करते हैं, बिल्कुल नहीं। सोरगम रोप करके करते हैं, सोयाबीन रोप के करते हैं, नहीं। प्याज जो होता है ना, रोप करके इसकी उत्पादन की जाती है। यानी कि पहले क्या किया जाता है, तो प्याज के छोटे छोटे जो बीज होते हैं उसको बोया जाता है, और जब उससे पौधा हो जाता है तो फिर जाकर के उसको बोया जाता है, उससे होता है आपको प्याज। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टॉक फार्मिंग क्या है। जी हाँ, स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं, तो 2 3 फसलों को एक साथ उगाना, या फिर पशुओं का प्रजनन करना, या फिर फसल की अदला बदली करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टॉक फार्मिंग जो कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है कि 143 का क्या होगा बताइए। स्टॉक फार्मिंग मतलब कि इससे मतलब होता है पशुओं का प्रजनन से संबंधित है आपका, है ना, पशुओं के प्रजनन से संबंधित है, ठीक है। तो 143 का हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य। जी हाँ, समृद्ध राज्य ऑप्शन के अनुसार कह रहा है। तो देखिए बिहार तो ऐसे खैर पहले समृद्ध राज्य था आपका, जब झारखंड साथ में था, और वर्तमान में तो खैर बिहार में खनिज संसाधन है ही नहीं, है ना। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हो जाना चाहिए उड़ीसा राज्य, ठीक है। खनिज संसाधन में उड़ीसा आपको काफ़ी आगे है। उड़ीसा में आपको लोहा बहुत अधिक मात्रा में है ना, बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर डी हो जाएगा। राजस्थान में भी कुछ कुछ खनिज है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर झारखंड रहता तो आप झारखंड मार सकते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 145 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। जी हाँ, बैलाडीला जो है ना, ये है आपको कहाँ, तो ये पड़ता है आपको छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है ना, कि बैलाडीला की खाने कहाँ है और ये किस लिए फेमस है। तो ये आपको लोहे के लिए फेमस है बैलाडीला की खाने, है ना, लौह अयस्क के लिए फेमस है, और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है, और ये हेमेटाइट लोहा के लिए प्रसिद्ध है ना। हेमेटाइट यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर, लौह अयस्क के लिए फेमस है आपका हेमेटाइट। नेक्स्ट है आपका 146 नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है। जी हाँ, नवीनीकृत संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, है ना, तो आपको प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो प्रकृति से हमें मिला है। एक है नवीनीकृत संसाधन, मतलब वैसे संसाधन जिसको आप बार बार क्या कर सकते हैं, तो नवीनीकृत कर सकते हैं। तो कौन सा इसमें नहीं है वो आपको पूछा गया है। यानी कि देखिए जल की ऊर्जा जो है ये भी नवीनीकृत संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। सूर्य की ऊर्जा ये भी नवीकरणीय संसाधन है, और पृथ्वी की ऊर्जा ये भी आपको नवीकरणीय संसाधन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें जो जितने भी ऑप्शन है ए बी सी, यानी कि ये सभी है नवीकरणीय संसाधन, और लेकिन इस आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला चलते हैं आपका 147 नंबर। कह रहा है कि बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से भी और झारखंड से लगने वाली जो राज्य है वो है आपको रोहतास, ठीक है। रोहतास जो है ना, वो आपको कहाँ पर ही पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पर ही पड़ता है। देखिए यहाँ पर ही है रोहतास, और ये आपको यूपी से भी लगता है और झारखंड से भी इसकी सीमा टच करती है। अगला है आपका 148 नंबर। कह रहा है कि बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान में दोस्तों विशेष आकृति की एक भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं। दियारा कहते हैं, ताल कहते हैं, चौर कहते हैं, या फिर जल्ला कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है बताइए। इसको कहा जाता है चौर, है ना, इसको क्या कहते हैं, चौर कहा जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 149 नंबर, कह रहा है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, देखिए बिहार के पश्चिमोत्तर कह रहा है, यानी कि ये आपका बिहार राज्य है और ये पश्चिमोत्तर यानी कि ये वाला कोना में, पश्चिमोत्तर कोना में है दोस्तों आपको सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। और सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये आपको है पश्चिमी चंपारण में, है ना, वेस्ट चंपारण में आपको सोमेश्वर की पहाड़ी। तो आंसर हो जाएगा आपका ये आंसर नंबर डी। और ये किसकी भाग है, तो ये हिमालय का भाग है, ठीक है, याद रखिएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 150 नंबर प्रश्न कि भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है और ये किस तरह का वन प्रदेश है, बताइए। भीम बांध अभयारण्य ये जो है दोस्तों ये किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन है ना। ये जो भीम बांध जो अभयारण्य है ये आपका शुष्क पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का 150 प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, है ना, और इसका आंसर आपको नीचे दे दिया गया है। और अगर दोस्तों अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको पहली बार, है ना, आपको सिर्फ एक बार 351 रुपये का पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो आपकी क्लास चलते रहेगी और आपको पीडीएफ, वीडियो, नोट्स इत्यादि सभी चीज़ मिल जाएगा। अभी तक जितने क्लास हुए हैं यानी कि 39 क्लास हो गया है, सभी का पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएगा और सभी का वीडियो भी एक जगह मिल जाएगा और आपको नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपको एक बार 351 पेमेंट करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप हमें व्हाट्सएप नंबर, इसी नंबर पर आपको भेज देना है। आपको पेमेंट करने के लिए आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है 7857824310, है ना, इसी पे पे भी करना है और इसी पर आपको भेज भी देना है। तो वहाँ पर आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और सारा आपको मटेरियल भी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सीटेट की भी तैयारी करवाई जा रही है और जैसे ही आपको प्रधान शिक्षक की एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद सचिवालय सहायक की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सचिवालय सहायक अगर फॉर्म भरे हैं तो आप तैयार रहिएगा, आप सभी की क्लास बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग सीटेट की अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। और आज का टेस्ट आपका 39 नंबर टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम लोग डीएलएड से संबंधित रीजनिंग, मैथ, सामान्य अध्ययन का प्रश्न देखे, बिहार से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे यहाँ पर, है ना। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो आपको बता दिया गया है आपको किस प्रकार से जुड़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में कल 9 बजे इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।